Hello everyone, once again you are welcome to the new session for the topic extraction of metals. Today we are going to discuss about what is the thermodynamic principle during the extraction of metal, that is metallurgy. This is the basic principle which helps us how to reduce a particular metal oxide by using a suitable reducing agent and at what टेम्परेचर. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को कभी भी किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर दें. हर बार या हर मेटल ऑक्साइड के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है फॉर द रिडक्शन, और वो हम डिसाइड करते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक. तो टुडेज टॉपिक इज thermodynamic principles of metallurgy. We have already discussed that the reduction of metal oxide involves heating that metal oxide with some reducing agent, and the reducing agents can be coke, carbon monoxide, hydrogen, highly reactive metal like aluminium, and so on. So we can consider a general example. Let us consider a metal oxide with formula MXOY. It is being heated with coke to get metal and then carbon will convert into carbon monoxide. This is the basic reaction, and under what circumstances this carbon will act as a reducing agent and at what temperature this carbon will be acting as a reducing agent for this particular metal oxide. This is our main objective of this topic. Now, some important point to be noted here is that some metal oxides get reduced easily. जो मेटल्स मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पर हैं, सिल्वर है, कॉपर है, इनके मेटल ऑक्साइड बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं. वाइल सम विथ डिफिकल्टी, जो मेटल ऑक्साइड मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, आयरन है, जिंक है, उनकी मेटल ऑक्साइड मुश्किल से रिड्यूस होती हैं, और वो सबसे टॉप पर होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी तो और भी मुश्किल से होती हैं. सम आर रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर जैसे मर्क्यूरी की ऑक्साइड, कॉपर की ऑक्साइड, वाइल सम एट हाई टेम्परेचर जैसे कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड. तो यानी कि अलग अलग रिएक्टिविटी के बेस पर उनके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअली अलग अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट और अलग अलग टेम्परेचर चाहिए. यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. तो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द टेम्परेचर एंड चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द thermal reduction process. And this process of reduction of metal oxide by the help of some suitable reducing agent at a particular temperature, this process is known as pyrometallurgy. You must be knowing that pyro means heat. How do we come to know that how the thermodynamic is playing an important role? For that we have to understand few concepts, and that is according to concept of free energy. Free energy होती है G, कैपिटल G. थर्मोडायनेमिक्स में 11th में आपने सबने पढ़ा है. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव. मैं यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज करा दूँ. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स feasible process, means a process which takes place of its own without any external initiation, or maybe with proper initiation also. Again I am repeating, spontaneous process means a process which have natural tendency to occur of its own. For that spontaneous process, delta G means change in free energy must be negative. और ये हम पता किससे करते हैं? इस इक्वेशन से. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. यहाँ पे डेल्टा G है फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा S है फ्री एनर्जी चेंज, सॉरी एंट्रोपी चेंज. एक बार फिर, फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज. और इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं किसी एक मेटल ऑक्साइड में. लेट अस कंसीडर एनी मेटल ऑक्साइड से MO. तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेट T इज कांस्टेंट,
भाई जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो जब रिड्यूस करेगा किसी मेटल ऑक्साइड को तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिड्यूस करेगा, तो उस टेम्परेचर पर डेल्टा जी क्या होगी उसके बारे में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर अ मेटल ऑक्साइड MO, ये ब्रेकअप होके बनाती है M और O2। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड की इक्वेशन है, इसका डेल्टा जी है डेल्टा G0 1 मान लेते हैं, लेट इसकी डेल्टा जी है डेल्टा G1, और कार्बन हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, तो कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इस इक्वेशन की फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G0 2, इसकी G1 और इसकी G2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, यानी जब दो केमिकल रिएक्शन को ऐड करके एक फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। अब जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन बनेगी 2MO प्लस 2C गिव्स M प्लस CO। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि कार्बन इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल M, और इस कंबाइंड इक्वेशन की डेल्टा G0 T यानी कि टोटल फ्री एनर्जी चेंज इन दोनों का सम होगा, डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2, ये वैल्यू। अब डेल्टा G0 T डिसाइड करेगी कैसे, देखिए ध्यान से, इफ डेल्टा G0 T इज नेगेटिव, यानी कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इन दोनों वैल्यू को ऐड करके, देन दिस कार्बन will be able to reduce this metal oxide at a particular temperature, that is at T. Now, how to decide which reducing agent will be responsible to reduce a metal oxide? This information is being obtained from Ellingham diagram. Ellingham diagram was given by a scientist Ellingham. It is actually not a diagram, it is a graph. उस ग्राफ का नाम दे रखा है जो एलिंगम ने दिया था, एलिंगम डायग्राम। इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड डेल्टा जी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अब ये देख लें, ये ग्राफ है एलिंगम डायग्राम, आप लोग की बुक में भी होगा, नहीं होगा तो मैं इसकी पिक भेज दूंगा मैं। ये एलिंगम डायग्राम है, एक्स एक्सिस पर देखें आप टेम्परेचर 0 डिग्री, 400, 800, 1200, 1600, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर वाई एक्सिस पे है डेल्टा जी इन किलो जूल पर मोल, -1200, -1000, -800, और यहाँ पर 0 है, ये वैल्यू 0 है यहाँ पर, इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव। और ये अलग अलग ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के ग्राफ है, जैसे आप देखोगे ये मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ है, ये जिंक ऑक्साइड का ग्राफ है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 का ग्राफ है, ये कार्बन से CO का ग्राफ है, ये कार्बन से CO2 का ग्राफ है, Fe2O3 का ग्राफ है, FeO का ग्राफ है, क्यूप्रस ऑक्साइड का ग्राफ है, मर्क्यूरस ऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आगे नोट्स में भी आएगा, कि जो मेटल्स की मेटल ऑक्साइड का डेल्टा जी पॉजिटिव में है या लेस इन नेगेटिव है वो मेटल ऑक्साइड कम स्टेबल होती हैं। तो आप देखेंगे ऊपर की ओर ये कौन है, मर्करी और सिल्वर, तो इनकी मेटल ऑक्साइड कम स्टेबल है। इससे ज़्यादा स्टेबल है कॉपर की ऑक्साइड, वो वैल्यू नेगेटिव में, यानी आप उल्टे तरीके समझ सकते हैं, जितनी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी उतनी ही मेटल ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगी। सबसे नीचे देखो मेटल ऑक्साइड कौन सी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत स्टेबल है। उससे कम स्टेबल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उससे कम है जिंक ऑक्साइड, उससे कम है फेरस ऑक्साइड, उससे कम क्यूप्रस, उससे कम मर्क्यूरस, उससे कम सिल्वर ऑक्साइड। तो जितनी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में नीचे की ओर होगी वो मेटल ऑक्साइड उतनी ज़्यादा स्टेबल, और जितनी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ होगी उतनी वो मेटल ऑक्साइड कम स्टेबल। दीज ग्राफ्स जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर, और मतलब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये ग्राफ ऑक्साइड वाले हैं। ऐसे ही एलिंगम डायग्राम सल्फाइड्स के अलग होते हैं, नाइट्राइड्स के अलग होते हैं, सल्फेट के अलग होते हैं। हमारे सिलेबस में ऑक्साइड से रिलेटेड है तो इसलिए हम सिर्फ ऑक्साइड की बात करेंगे। द क्राइटेरिया ऑफ फिजिबिलिटी इज दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो वो ग्राफ से हमको एक्स एक्सिस से देखने को मिलता है, डेल्टा G0
फॉर द रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव। तो हमेशा कॉन्सेप्ट ये रखते हैं जिससे कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन इकोनॉमिकल हो और फिजिबल हो, कि टेम्परेचर कम हो और डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव हो। फिर से सुने, कम टेम्परेचर पर डेल्टा जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही आसान होगा उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझें। फिर से एक बार नोट है ये, लेट अस कंसिडर अ मेटल ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला इस बार मैं लेता हूँ MXO, एंड दैट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हम रिएक्शन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड MXO से बनता है मेटल M प्लस हाफ O2, इसे इक्वेशन 1। कार्बन चेंजेस इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, इक्वेशन नंबर 2। कार्बन changes into carbon dioxide, equation 3. Carbon monoxide changes into carbon dioxide, equation 4. तो ये इक्वेशन 2, 3 और 4 ये रिड्यूसिंग एजेंट की इक्वेशंस हैं जो कि इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, फिर एक फाइनल इक्वेशन बनेगी। तब हम देखेंगे क्या कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। इक्वेशन 1 और 3 को कंबाइन करेंगे, तब देखेंगे कि कार्बन से CO2 बनता है, तब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। इक्वेशन 4 लेंगे, तब देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है मेटल ऑक्साइड के लिए। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट इक्वेशन मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टोटल एंथैल्पी चेंज और टोटल फ्री एनर्जी चेंज, उन दोनों इक्वेशन की ऐड करके। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाफ कार्बन गिव्स मेटल M प्लस CO2, इसकी टोटल फ्री एनर्जी चेंज। ऐसे इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करके मेटल ऑक्साइड प्लस CO गिव्स मेटल एंड CO2, इसकी फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0T। तो इन डेल्टा G0T की वैल्यूज़ को देखेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर, ये ध्यान रखें। तो जिस इक्वेशन का कम टेम्परेचर पर डेल्टा G0 जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट उस मेटल ऑक्साइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक बार और बता रहा हूँ, इन तीनों की डेल्टा G की वैल्यू जिसकी भी कम से कम टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, कम से कम टेम्परेचर पर डेल्टा G0T की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट इस मेटल ऑक्साइड के लिए एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसी चीज़ को मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा G0T यूजिंग डेल्टा G0 वैल्यूज फ्रॉम द डायग्राम of each species by the help of Allingham diagrams, we can predict the feasibility of these reactions at a particular temperature। यानी किस टेम्परेचर पर डेल्टा G0 की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन चौथी बार बता रहा हूँ, टेम्परेचर कम और डेल्टा G0 की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव। हेंस इस इंफॉर्मेशन से वी कैन मेक सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली कर सकें। क्योंकि कम टेम्परेचर पे होगा तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा और मेटल की एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इकोनॉमिकल होगी और प्रॉफिटेबल होगी। अब उसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, मैं ग्राफ की पिक आपको भेज दूंगा, फिगर भेज दूंगा मैं, आप उससे एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये नोट ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने वहाँ पे ग्राफ में भी बताया था वही एक बार फिर से है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट साइड में पढ़ रहा था एक्स एक्सिस पे, देन अ पॉइंट विल बी रीच्ड व्हेन अ लाइन क्रॉसेस डेल्टा G इज इक्वल टू 0। ऊपर की ओर आपने देखा था जहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड था। बिलो दिस टेम्परेचर डेल्टा G0F ऑफ ऑक्साइड्स इज नेगेटिव एंड हेंस द ऑक्साइड्स इज स्टेबल। मैंने बताया था कि नेगेटिव जितना ज़्यादा होगा उतना डेल्टा G उतना ही वो मेटल ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा।
Above this temperature, delta G naught F of oxide is positive and hence oxide becomes unstable and decomposes on its own into metal and oxygen. ये केस किसके अंदर था? सिल्वर ऑक्साइड और मर्करी ऑक्साइड में. अगर वो जीरो वाले लाइन को क्रॉस कर रहे थे तो वो कम स्टेबल है. ये देख लीजिए सब लोग, यहाँ पर ये जीरो वाली वैल्यू है. ये तो जीरो से नीचे जाएंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव, इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. जीरो से ऊपर कौन आ रहा है? ये देखो मर्करी ऑक्साइड और ये सिल्वर ऑक्साइड. तो सिल्वर और मर्करी ऑक्साइड लेस स्टेबल होते हैं. यहाँ पर डेल्टा जी नॉट उनकी पॉजिटिव है तो ये सिंपल हीट करने से डिकम्पोज हो जाएंगे. आप एक्सट्रैक्शन में भी मैंने आप लोग को दिखाया था कि मर्करी ऑक्साइड अपने आप ही ऑटो रिडक्शन कर लेती है. नोट नंबर 2, theoretically all metal oxide can be decomposed into metal and oxygen if sufficient high temperature can be attained. भाई कोई भी ऑक्साइड को हीट कर दो बहुत हाई टेम्परेचर पे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी. लेकिन ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर दो प्रॉब्लम आती हैं. एक, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए बहुत सारा फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा तो एक प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं रहेगा. नंबर 2, बहुत हाई टेम्परेचर पर काफ़ी सारे मेटल इवोपरेट हो जाएंगे, वो वेपोराइज हो जाएंगे तो उन मेटल के वेपर्स को कंडेंस करना बहुत मुश्किल होगा. तीसरा, बहुत से मेटल्स जो होते हैं कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट से बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके मेटल कार्बाइड बना लेंगे तो हमको मेटल मिलने की जगह पर मेटल कार्बाइड्स मिल जाते हैं. तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें लो टेम्परेचर पर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. नोट नंबर सी बता चुका हूं मैं ये. दी ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग क्योंकि इनके मेटल ऑक्साइड के डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है. फोर्थ नोट है, अ मेटल कैन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल्स ऑल्सो विच लाई अबव इट इन एलिग्राम डायग्राम. यानी उससे ऊपर वाली ऑक्साइड को वो रिड्यूस कर सकता है क्योंकि नीचे वाले जो मेटल्स होंगे वो मोर रिएक्टिव होते हैं. Because in such a process delta G becomes negative. Therefore आप ग्राफ में देखेंगे एल्यूमिनियम नीचे है तो इट कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस निकेल ऑक्साइड्स. ठीक है कि नहीं? ये बात ध्यान रखना. फिर कुछ और पॉइंट्स हैं. रिडक्शन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विद कार्बन इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, जैसे भी मैंने बताया, बट इज नॉट अटेम्प्टेड बिकॉज प्रोसेस विल बिकम अनइकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट. क्योंकि Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है तो कार्बन से रिड्यूस करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा. तो टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट क्यों है? वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम इवेपोरेट हो जाएंगे तो उनके वेपर्स को कंडेंस करना प्रैक्टिकली इजी नहीं होगा. और इकोनॉमिकल क्यों नहीं होगा? अनइकोनॉमिकल क्यों होगा? क्योंकि फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा. मैनी मेटल्स एट हाई टेम्परेचर फॉर्म्स मेटल कार्बाइड्स विद कार्बन. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. नोट नंबर जी, ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ग्राफ में देखेंगे भी ज़रूर. एट टेम्परेचर बिलो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि मैग्नीशियम नीचे है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर. वाइल एट टेम्परेचर अबव 1350 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. हियर इन द ग्राफ यू कैन सी this is the line of aluminum oxide going straight, whereas this is the line of magnesium oxide going in this way. तो इस टेम्परेचर से कम, ये 1350 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड. वेयरएज अबव टेम्परेचर पर अब ये एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर आ गई तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. Here you can see the reaction also. Magnesium reduces aluminum oxide below 1350 into aluminum and magnesium oxide delta G is negative. Whereas above 1350 degree centigrade aluminum will reduce magnesium oxide into magnesium and aluminum oxide delta G is negative. So here thermodynamic principle of pyrometallurgy is over.
Now, next is electrochemical principles of metallurgy. Metals which are placed at the top of the reactivity series, previously I have explained, cannot be reduced by carbon as a reducing agent. So they has to be reduced by the process of electrolysis or by displacement reaction. Metals can also be obtained by reduction of metal ions in solution or in molten state. This can be carried out by the process of electrolysis or by adding some reducing agent, that is displacement reaction. Now in electrolysis we know that the concept for delta G for electrolysis is delta G naught is equal to minus NFE naught of cell. This is the formula. Well, delta G naught is change in free energy, N is number of moles of electrons gained during reduction. I am again repeating, F is a Faraday constant and its value is 96500 coulomb, whereas E naught is electrode potential. So for a process to be spontaneous, delta G naught should be negative and E naught of cell must be positive. The metals like sodium, potassium, aluminum, highly reactive metals, have negative value of E naught. Therefore, during electrolysis, the metal ions Mn plus are discharged at cathode. तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें, पोटेशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें, तब कैथोड पर इनके जो आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. एल्यूमिनियम आयन की रिडक्शन हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में बताई हुई है और सोडियम आयन की भी मैंने बताई हुई है. Another method is a more reactive metal can displace less reactive metal from its salt solution. ये भी इसमें E naught of cell positive होता है. Iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution. तो Fe plus Cu2 plus gives Fe2 plus plus Cu. ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है कि नहीं. इनकी मेटल्स की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं इनकी वैल्यू E naught की नेगेटिव में होती है. ये ध्यान रख, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, तब हम E naught के बारे में डिटेल में डिस्कस करें.